Hello everyone. Today we are going to cover the last chapter, NCERT, Class 12, Sociology. The chapter name is सामाजिक आंदोलन। विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यालय कर्मी अपने काम पर 5 या 6 दिन ही जाते हैं तथा सप्ताहांत में विश्राम करते हैं। फिर भी छुट्टी वाले दिन आराम करने वाले व्यक्तियों में से बहुत थोड़े लोगों को ही इस बात का आभास है कि यह छुट्टी का दिन मजदूरों के एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। कार्य दिवस का 8 घंटे से अधिक का न होना, पुरुषों तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दिया जाना तथा मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन के अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार सामाजिक आंदोलनों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। सामाजिक आंदोलनों ने उस विश्व को एक आकार दिया है जिसमें हम रहते हैं और ये निरंतर ऐसा कर रहे हैं। हम प्राय यह मान लेते हैं कि जिन अधिकारों का हम उपभोग करते हैं वे यूं ही प्राप्त हो गए। पूर्व के उन संघर्षों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है जिनसे ये अधिकार मिलने संभव हुए। आपने 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति तथा लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जिससे हमें औपनिवेशिक राज से 1947 में स्वतंत्रता मिली के बारे में पढ़ा है। आप विश्व भर के अनेक राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी परिचित हैं जिनसे एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। विश्व भर में समाजवादी आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 तथा 1960 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप में बदला है। सामाजिक आंदोलन न केवल समाजों को बदलते हैं बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा भी देते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में भारतीय संविधान की भूमिका की कहानी जो हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं भी यही संकेत देती है। सामाजिक आंदोलन के लक्षण। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्राय राज्य के विरुद्ध होती है तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती है। स्वतःस्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। सामूहिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक है। इस संगठन में नेतृत्व तथा संरचना होती है जिसमें सदस्यों का पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उनका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में भी समानता होती है। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। ये विशिष्ट लक्षण स्थायी नहीं होते, ये सामाजिक आंदोलन की जीवन अवधि में बदल सकते हैं। सामाजिक आंदोलन प्राय किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे ही अन्य मुद्दों के बारे में सोचिए जिन्हें सामाजिक आंदोलनों ने पूर्व तथा वर्तमान में उठाया हो, जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। कभी कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। ऐसे प्रतिरोधी आंदोलनों के कई उदाहरण हैं। जब राजा राम मोहन राय ने स्त्री प्रथा का विरोध किया तथा ब्राह्मण समाज की स्थापना की तो स्त्री प्रथा के प्रतिरक्षकों ने धर्म तथा स्थापित की तथा अंग्रेजों को स्त्री के विरुद्ध कानून न बनाने के लिए याचिका दी। जब सुधारवादियों ने बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग की तो बहुत से लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह समाज के लिए विनाशकारी होगा। जब सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब तथाकथित निम्न जाति के बच्चों ने स्कूलों में नाम लिखवाया तो कुछ तथाकथित उच्च जाति के बच्चों को उनके परिवारों द्वारा स्कूल से निकाल दिया गया। किसान आंदोलनों को भी प्राय क्रूरता से दबाया गया। हाल में हमारे देश में पूर्व में बहिष्कृत समूह जैसे कि दलितों के सामाजिक आंदोलनों से उनके विरुद्ध बदले की कार्यवाही का उदय हुआ। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के प्रस्ताव से उनका विरोध करने वाले प्रतिरोधी आंदोलनों का जन्म हुआ। सामाजिक आंदोलन आसानी से समाज को नहीं बदल सकते चूंकि ये संरक्षित हितों तथा मूल्यों दोनों के विरुद्ध होते हैं, इसलिए इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है। लेकिन
कुछ समय के बाद परिवर्तन होते भी हैं। जहाँ विरोध सामूहिक गतिविधि का सर्वाधिक मूर्त रूप है, वहीं सामाजिक आंदोलन समान रूप से महत्वपूर्ण अन्य तरीकों से भी कार्य करता है। सामाजिक आंदोलनकारी लोगों को उनसे संबंधित मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए सभाएं करते हैं। ऐसी गतिविधियां साझा सोच में सहायक होती हैं तथा सामूहिक एजेंडा को आगे बढ़ाने में स्वीकृति की भावना अथवा आम सहमति के लिए लोगों को तैयार करवाती है। सामाजिक आंदोलन प्रचार योजनाएं भी बनाती हैं, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने वाले, संचार और जनमत तैयारी करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल हैं। अध्याय 3 में इस विषय पर की गई चर्चा को याद कीजिए। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न संसाधनों को भी विकसित करता है, जैसे मोमबत्ती या मशाल, जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, गीत, कविताएं इत्यादि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह तथा चरखे के प्रयोग जैसे नए तरीकों को अपनाया। विरोध के नए तरीके जैसे कि धरना तथा नमक के उत्पादन पर औपनिवेशिक प्रतिबंध की अवहेलना का स्मरण करें। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर। सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलनों में अंतर करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की वृहद ऐतिहासिक प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती हैं। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती हैं। अध्याय 2 में हमारी चर्चा के आधार पर हम संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयास को सामाजिक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विषय सामाजिक आंदोलनों में रुचि लेता रहा है। फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए अनेक सामाजिक आंदोलनों की एक हिंसात्मक परिणति थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत से सामाजिक उतार चढ़ाव हुए। कक्षा 11 की NCERT की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में पश्चिम में समाजशास्त्र के उदय पर हमारी चर्चा का स्मरण करें। गांव से नगरों में काम की तलाश में आए गरीब मजदूरों तथा कारीगरों ने उन अमानवीय जीवन स्थितियों का विरोध किया जिनमें रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इंग्लैंड के खाद्य दंगों को प्राय सरकार ने दबाया। कुलीन वर्ग द्वारा इन विरोधों को विस्थापित व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता था। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी चिंता समाजशास्त्री एमिल दुखाइम की रचनाओं में प्रतिबिंबित हुई थी। दुखाइम द्वारा समाज में श्रम के विभाजन, धार्मिक जीवन के प्रकार, यहाँ तक कि आत्महत्या आदि विषयक लेख उसकी चिंता को प्रतिबिंबित करते हैं कि कैसे सामाजिक संरचनाएं सामाजिक एकीकरण को संभव बनाती हैं। सामाजिक आंदोलनों को अव्यवस्था फैलाने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता था। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। E.P. थॉमसन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि जनसंकुलन तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती, इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में उनमें भी उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ होती है। उनके शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्राय सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वंचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता। सामाजिक आंदोलनों के प्रकार। वर्गीकरण का एक प्रकार, सुधारवादी, प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी। सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी, सुधारवादी तथा क्रांतिकारी। प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्य की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए, केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। सन 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा
हाल के सूचना के अधिकार का अभियान सुधारवादी आंदोलनों के उदाहरण है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं। प्राय राज्य सत्ता पर अधिकार के द्वारा रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की, तथा भारत में नक्सली आंदोलन जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं, की क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। क्या आप इन सामाजिक आंदोलनों को ऊपर दी गई श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? जब आप सामाजिक आंदोलनों को इस प्रारूप के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आंदोलनों में प्रतिदानात्मक, सुधारवादी तथा क्रांतिकारी तत्व एक साथ मिले होते हैं, अथवा एक सामाजिक आंदोलन की अभिमुखता समय के साथ इस प्रकार बदलती है कि प्रारंभ में वह उदाहरणार्थ क्रांतिकारी उद्देश्य वाला हो और फिर सुधारवादी बन जाए। एक आंदोलन जन गतिशीलता तथा सामूहिक विरोध की अवस्था से प्रारंभ होकर अधिक संस्थात्मक बन जाए। समाज वैज्ञानिक जो सामाजिक आंदोलनों के जीवन चक्रों का अध्ययन करते हैं, इसे सामाजिक आंदोलन संगठनों की ओर अग्रसर होने की एक चेष्टा मानते हैं। सामाजिक आंदोलन किस प्रकार देखा और वर्गीकृत किया जाता है, यह सदैव निरूपण का विषय रहा है। यह भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए 1857 में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के लिए गदर अथवा विद्रोह था, वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। गदर वैध सत्ता यानी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक अवज्ञा की कार्यवाही थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ब्रिटिश राज की वैधानिकता को ही चुनौती थी। यह दिखाता है कि लोग कैसे सामाजिक आंदोलनों को भिन्न अर्थ देते हैं। नए सामाजिक आंदोलनों के पुराने सामाजिक आंदोलनों से भिन्नता। पूंजीवादी पश्चिम में कामगार वर्ग के आंदोलन राज्य से बेहतर वेतन, बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार प्राप्त कर रहे थे। यह वह काल भी था जब सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाज की स्थापना कर रहे थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों ने शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्ट देखा। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। चीन की साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। आज कुछ लोग मानते हैं कि मजदूर संघों तथा कामगारों के दलों द्वारा चलाई गई वर्ग आधारित राजनीतिक कार्यवाही पतनोन्मुख है। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि धनी पश्चिम में कल्याणकारी राज्य के कारण वर्ग आधारित शोषण तथा असमानता जैसे मुद्दे केंद्रीय चिंता का विषय नहीं रहे। अतः नए सामाजिक आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में न होकर जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण के बारे में थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी। राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की भरमार को लोगों के संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष का कारण मानते थे। कोठारी तर्क देते हैं कि राज्य की संस्थाओं पर अभिजात लोगों का अधिकार हो गया है। इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रतिनिधित्व गरीबों द्वारा अपनी सुनवाई करने का एक प्रभावशाली तरीका नहीं रह गया। औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था से छूट गए व्यक्ति सामाजिक आंदोलनों अथवा गैर दलीय राजनीतिक संगठनों में सम्मिलित हो गए ताकि वे राज्य पर बाहर से दबाव डाल सके। आज नागरिक समाज की विस्तृत परिभाषा राजनीतिक दलों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व वाले दोनों पुराने सामाजिक आंदोलनों तथा नए गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के समूहों, पर्यावरण के समूहों तथा जनजातीय आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग की जाती है। जब आप भारत में सामाजिक बदलाव के विभिन्न पहलू के बारे में पढ़ते हैं तो आप इस बात से अवश्य प्रभावित होते हैं कि भूमंडलीकरण, उद्योग, कृषि, संस्कृति तथा संचार के क्षेत्र में लोगों के जीवन का पुनर्गठन कर रहा है। प्राय फर्में, कंपनियां पारा-राष्ट्रीय होती हैं। अक्सर उन पर कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं जो विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। परमाणु युद्ध के भय की प्रकृति विभूमंडलीय होती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं कि बहुत से नए सामाजिक आंदोलन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। हालांकि जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि पुराने तथा नए आंदोलन नए मैत्री संगठनों जैसे विश्व सामाजिक फोरम
जो कि भूमंडलीकरण के संकटों के मुद्दे उठाते हैं, में मिलकर काम कर रहे हैं। नए सामाजिक आंदोलन आर्थिक असमानता के पुराने मुद्दों के बारे में ही नहीं, ना ही ये वर्गीय आधार पर संगठित है। पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएं तथा अभिलाषाएं सामाजिक आंदोलनों की रचना करने के आवश्यक तत्व है तथा इनकी उत्पत्ति वर्ग आधारित असमानता में ढूंढना कठिन है। प्राय ये सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं के आर पार से भागीदारों को एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के आंदोलन में नगरीय, मध्यवर्गीय, महिलावादी तथा गरीब कृषक महिलाएं सभी शामिल होती हैं। पृथक राज्य के दर्जे की मांग करने वाले अक्षत्रिय आंदोलन व्यक्तियों के ऐसे विभिन्न समूहों को अपने साथ शामिल करते हैं जो एक सजातीय वर्ग की पहचान नहीं रखते। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक असमानता के प्रश्न दूसरे समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ शामिल हो सकते हैं। पारिस्थितिकीय आंदोलन आधुनिक काल के अधिकतर भाग में सर्वाधिक जोर विकास पर दिया गया है। दशकों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग तथा विकास के ऐसे प्रतिरूप के निर्माण में जिससे पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की मांग बढ़ती है, के विषय में बहुत चिंता प्रकट की जाती रही है। विकास के इस प्रतिरूप की इसलिए भी आलोचना हुई है क्योंकि यह मानता है कि विकास के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। यथा बड़े बांध लोगों को उनके पैरों और जीवन यापन के स्रोतों से अलग कर देते हैं और उद्योग कृषकों को उनके घरों और आजीविका से औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव की एक और ही कहानी है। यह हम पारिस्थितिकीय आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानने के लिए उसका केवल एक उदाहरण ले रहे हैं। रामचंद्र गुहा की पुस्तक अनक्वाइट वुड्स के अनुसार गांववासी अपने गांव के निकट के ओक तथा रोडोडेंड्रॉन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आ गए। सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, आगे बढ़े और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। गांववासियों के जीवन निर्वाह का प्रश्न दांव पर था। सभी लोग ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर थे। इस संघर्ष ने गरीब गांववासियों को आजीविका की आवश्यकता को बेचकर राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया। जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था मुनाफे की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी। सामाजिक असमानता के इस मुद्दे, जिसमें गांववासियों के समक्ष वाणिज्य तथा पूंजीवादी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार थी, के साथ चिपको आंदोलन ने परिस्थितियों सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। प्राकृतिक जंगलों को काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। गांववासियों के लिए ये लाल तथा हरे मुद्दे अंत संबंध थे, जबकि उनकी उत्तरजीविता जंगलों के जीवन पर निर्भर थी। वे जंगलों को सबको लाभ देने वाली परिस्थितियों संपदा के रूप में भी आदर करते थे। इसके साथ ही चिपको आंदोलन ने सुदूर मैदानी क्षेत्रों में स्थित सरकार के मुख्यालय, जो उनकी चिंताओं के प्रति उदासीन तथा विरुद्ध प्रतीत होते थे, वे विरुद्ध प्रवर्तित गांववासियों के रोष को भी प्रदर्शित किया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकीय तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं चिपको आंदोलन का आधार थी। वातावरण की बेहतरी के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है। यह सामान्यतः से साफ सुथरा पर्यावरण, साफ पानी एवं आसपास की व्यवस्था पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना एवं स्वच्छ भारत अभियान से प्रारंभ किया। ये ऐसे प्रयास हैं जो भारत की पारिस्थितिकी में सुधार करेंगे और संतुलनकारी संरचना को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वर्ग आधारित आंदोलन। किसान आंदोलन या कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1858 और 1914 के बीच स्थानीयता, विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। 1859 से 65 का विद्रोह, जो कि नील की खेती के विरुद्ध था, और 1857 का दक्कन विद्रोह, जो कि साहूकारों के विरोध में था, इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आने वाले समय में भी विद्यमान थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उदाहरण के लिए बारदौली सत्याग्रह 1928 सूरत जिले में एक लगान विरोधी अधिनियम था और यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। यह भूमि का कर न देने का अभियान था और 1980 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो नील की खेती के विरुद्ध था।
1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन की नीतियों के विरुद्ध था और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक भी उठ खड़े हुए। हमारे अध्याय 1 के संरचनात्मक परिवर्तन को याद करें। 1920 से 1940 के मध्य किसान संगठन भी भड़क उठे। पहला संगठन था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। 1929 और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। किसान सभाओं के द्वारा संगठित हुए और उनकी मांग थी कि किसानों, कामगारों तथा अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। स्वतंत्रता के समय हमें दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिले थे। पहला तिभागा आंदोलन 1946-47 का था, जिसमें उसकी पैदावार का 2/3 हिस्सा देना होता था, न कि प्रथागत आधा। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) का समर्थन प्राप्त था। दूसरी प्रिंसिली राज्य हैदराबाद की सीमांती दशाओं के विरुद्ध था, जिसे सीपीआई ने उठाया था। नए किसानों का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन अक्षत्रिय आधार पर संगठित थे, दल रहित थे और इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों रूप में बाजार से जुड़े होते हैं। आंदोलनों की मौलिक विचारधारा मजबूत राज्य विरोधी और नगर विरोधी थी। मांगों के केंद्र में मूल और संबंधित मुद्दे थे। उदाहरण के लिए कीमत वसूली, लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स और आधार की वापसी, उपद्रव के नए तरीके अपनाए गए, सड़कों एवं रेल मार्गों को बंद करना, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए गांव में प्रवेश की मनाही और इस तरह के अन्य कार्य। यह तर्क दिया जाता है कि किसान आंदोलन के वातावरण एवं महिला मुद्दों सहित उनकी कार्य सूची एवं विचारधारा में विस्तार हुआ, अतः उन्हें नए सामाजिक आंदोलनों के एक भाग के रूप में विश्व विस्तार पर देखा जा सकता है। कामगारों का आंदोलन भारत में कारखानों से उत्पादन 1860 के प्रारंभिक भाग में शुरू हुआ। आपको औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण वाले अध्याय की चर्चा का स्मरण होगा। औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक सामान्य तरीका था, जिसके अनुसार कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था और सामान का निर्माण यूनाइटेड किंगडम में होता और उसे उपनिवेश में बेचा जाता था। इसलिए इन कारखानों को बंदरगाह वाले शहरों कलकत्ता, कोलकाता और बम्बई, मुंबई में स्थापित किया गया। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास, चेन्नई में भी स्थापित किया गया। आसाम में चाय बागानों को लगाने का काम 1839 के आसपास हुआ। औपनिवेशिक काल की प्रारंभिक अवस्थाओं में मजदूरी बहुत सस्ती थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने उनके वेतन और कार्यदशाओं के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। आपको याद होगा कि औपनिवेशिक सरकार ने किस तरह से वृक्षारोपण के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। हालांकि मजदूर संघ बाद में बने, लेकिन कामगारों ने विरोध पहले भी किया। उस वक्त उनकी कार्यवाही संपोषित के स्थान पर स्वतःस्फूर्त ज़्यादा थी। कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में मजदूरों को भी शामिल किया। युद्ध से देश में उद्योगों का विस्तार हुआ, लेकिन इससे लोगों की परेशानी भी बहुत बढ़ी। वहाँ खाने की कमी हो गई और कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। वहाँ मुंबई की कपड़ा मिलों में हड़तालों की एक लहर चली। सितंबर-अक्टूबर 1917 में करीब 30 प्रमाणित हड़ताल हुई। कलकत्ता के पटसन कामगारों ने काम रोका। मद्रास की बकिंघम और कर्नाटक की मिलों के कामगारों ने वेतन वृद्धि के लिए काम रोक दिया। अहमदाबाद की कपड़ा मिल के कामगारों ने 50% वेतन वृद्धि बढ़ाने की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में बीपी वाडिया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य ने की। उसी वर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। एटक बृहद आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाले समूह में थे, जिनकी अगुवाई एस.ए. डोंगे और एम. एनरॉय ने की। नरम दल की अगुवाई एम. जोशी और वी. गिरी ने की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों के दौरान साम्यवादियों ने एटक पर काफी नियंत्रण कर लिया। मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया, जिससे राजनीतिक दलों की तर्ज पर अधिक विभाजन का रास्ता खुला। राष्ट्रीय स्तर पर कामगार वर्ग के आंदोलन ने राजनीतिक दलों की तरह ब्रिटेन के अतिरिक्त 1960 के दशक के अंत से
अक्षत्रिय दलों ने भी अपने समय के संघों का गठन प्रारंभ किया। सन 1966 से 67 में अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आई, जिससे उत्पादन में तथा परिणाम स्वरूप रोजगार में कमी हुई। सभी और असंतोष था। 1947 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई। राज्य तथा मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्र हो गया। जाति आधारित आंदोलन। दलित आंदोलन। दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं। मात्र आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव के संदर्भ में इनकी व्याख्या संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती। हालांकि ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। यह आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने का संघर्ष है। यह अस्पृश्यता द्वारा उपलक्षित कलंक को समाप्त करने का संघर्ष है। इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है। दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर मराठी, हिंदू, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के अर्थ में किया जाता है। इसका नए संदर्भ में प्रथम प्रयोग मराठी में 1970 के दशक के प्रारंभ में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने नव बौद्ध आंदोलनकारियों के संदर्भ में किया था। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा और धराशायी किया गया। इस शब्द में ही प्रदूषण, क्रम तथा न्यायोचित जाति संतरण की स्वाभाविक अस्वीकृति है। देश में पहले अथवा अभी कोई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ। विभिन्न आंदोलनों ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न विचारधाराओं के आसपास उभारा है। हालांकि सभी एक दलित पहचान की बात कहते हैं, फिर भी इसका अर्थ सभी के लिए एक समान अथवा निश्चित नहीं होता। दलित आंदोलनों की प्रकृति तथा पहचान के अर्थ में भिन्नता के बावजूद उनमें समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज हो रही है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में चमारों के सतनामी आंदोलन में, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन में, महाराष्ट्र के महार आंदोलन में, आगरा के जाटवों की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों में देखा जा सकता है। समसामयिक काल में दलित आंदोलन ने जनमंडल में निर्विवादी रूप से स्थान प्राप्त कर लिया, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य भी आया है। दलित लेखक अपने समय के अनुभव तथा दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता तथा भावों का प्रयोग करने के लिए हठी होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मुख्यधारा वाले समाज की उच्च सामाजिक कल्पनाशीलता सत्य को प्रकट करने के बजाय छुपाएगी। दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है, जबकि कुछ लोग सम्मान तथा पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्ष पर बल देते हैं। अन्य समाज की संरचनात्मक विशेषताओं के साथ ही आर्थिक आयामों को भी इसमें शामिल करते हैं। पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन। पिछड़ी जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा उपनिवेशोत्तरों दोनों संदर्भ में हुआ। औपनिवेशिक राज प्राय अपनी संरक्षितता का वितरण जाति के आधार पर करते थे, इसलिए लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों में रहना अर्थपूर्ण होता था। इससे समान रूप से अवस्थित जाति समूहों पर स्वयं को संगठित करना, जिसे समानांतर विस्तार कहा जाता है, पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जाति अपनी कर्मकांडी विषय वस्तु छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पंथ निरपेक्ष बन गई। पिछड़े वर्गों की संज्ञा का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी के अंत में किया जा रहा है। इसका अधिक विस्तृत प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 से, मैसूर के राजशाही राज्य में 1918 से तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 से किया जा रहा है। 1920 के दशक से देश के विभिन्न भागों में जाति के मुद्दों के आसपास एकजुट होकर बहुत से संगठन उठ खड़े हुए। इनमें संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग शामिल है। 1954 में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे हैं। जनजातीय आंदोलन। देश भर में फैले विभिन्न जनजातीय समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं, लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जनजातीय आंदोलनों में से कई अधिकांश रूप से मध्य भारत की तथाकथित जनजातीय बेल्ट में स्थित रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल, हो, ओराव व मुंडा। नए गठित हुए झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं से बना है। हमारे लिए विभिन्न आंदोलनों के बारे में विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। हम उदाहरण के रूप में झारखंड की चर्चा करेंगे, जहां जनजातीय आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। हम पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय आंदोलनों की विशिष्टताओं के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परंतु
इनकी भी विस्तृत विवेचना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में जनजातीय आंदोलनों के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हो सकते हैं। झारखंड सन 2000 में दक्षिण बिहार से काटकर बनाया गया झारखंड भारत के नवनिर्मित राज्यों में से एक है। एक राज्य की स्थापना के पीछे का इतिहास एक सदी से अधिक का प्रतिरोध है। झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के बाद बिरसा इस आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। उसके बारे में कहानियां और गीत पूरे झारखंड में गाए जाते हैं। बिरसा के संघर्ष की स्मृति लेखों द्वारा भी जीवित रखी गई। दक्षिण बिहार में काम कर रहे ईसाई मिशनरों इस क्षेत्र में साक्षरता के प्रसार के लिए उत्तरदायी थे। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास तथा मिथकों के बारे में शोध और लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने जनजातीय प्रथाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में लिखा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। इससे झारखंडियों को संगठित जनजातीय चेतना तथा साझी पहचान बनाने में सहायता मिली। साक्षर आदिवासी सरकारी नौकरियां पाने की स्थिति में भी थे, जिससे समय के साथ एक मध्यवर्गीय आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक राज्य की मांग को प्रारूप दिया तथा भारत एवं विदेशों में भी इसका प्रचार किया। दक्षिण बिहार के अंतर्गत आदिवासी दिक्कुओं की जो प्रवासी व्यापारी तथा महाजन थे और जो उस क्षेत्र में आकर बस गए थे तथा जिन्होंने वहां के मूल निवासियों की संपदा पर अधिकार कर लिया था, मूल आदिवासी उनसे घृणा करते थे। इन खनिज संपन्न क्षेत्रों में खदान तथा औद्योगिक परियोजनाओं से मिलने वाले अधिकांश लाभ दिक्कुओं को मिलते थे। यहाँ तक कि आदिवासी भूमि अलग कर दी गई थी। आदिवासियों ने अलग थलग किए जाने के अनुभव तथा अन्याय के बोध को झारखंड की साझी पहचान बनाने तथा सामूहिक कार्यवाही की प्रेरणा के लिए गतिशील किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पृथक राज्य का निर्माण हुआ। वे मुद्दे जिनके विरुद्ध झारखंड में आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदर्शन किए थे: सिंचाई परियोजनाओं तथा गोलीबारी, क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही, बंद कर दिए कैंप आदि, ऋणों की राय तथा सहकारी कर्जों का संग्रह जिसका प्रतिकार किया गया, वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण जिसका उन्होंने बहिष्कार किया। पूर्वोत्तर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने उस क्षेत्र के सभी प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में अशांति की प्रवृत्ति पैदा की। अपनी पृथक पहचान तथा पारंपरिक स्वायत्तता की प्रतिष्ठित ये जातियां असम के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित किए जाने के बारे में अनिश्चित थी। इस प्रकार इस क्षेत्र में जनजातीय का उदय जनजाति के एक सशक्त अज्ञात प्रणाली के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप विकसित हुई नवीन परिस्थिति का सामना करने का प्रत्युत्तर था। भारतीय मुख्यधारा से लंबे समय तक पृथक रहने के कारण ये जनजातीय अपने स्वयं का विश्व दर्शन तथा सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को बहुत कम बाहरी प्रभाव से बचाए रख पाए, जबकि पहले की अवस्था ने अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के दायरे में ही स्वायत्तता की खोज द्वारा प्रस्थापित हो गई। एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है वह है जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन। इस अर्थ में पारिस्थितिकीय मुद्दे जनजातीय आंदोलनों के केंद्र में है, लेकिन इसी प्रकार पहचान की सांस्कृतिक असमानता का विकास जैसे आर्थिक मुद्दे भी हैं। यह हमें पुनः भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की अस्पष्टता के प्रश्न की ओर वापस ले जाता है। महिलाओं का आंदोलन 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन। आप 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों से भलीभांति परिचित हैं, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित उनके मुद्दे उठाए। इस पुस्तक के अध्याय 2 और पहली पुस्तक में भी इन्हें उठाया गया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, भारतीय महिला एसोसिएशन WAIA 1971, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस AIWC 1926 और नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल NCWI। ये ऐसे संगठनों के नाम हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान कर बता सकते हैं, जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्य क्षेत्र से हुई। इनका कार्य क्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ। उदाहरण के लिए प्रारंभ में AIWC का विचार था कि महिला कल्याण तथा राजनीति आपस में असंबद्ध है। कुछ वर्ष बाद उसके अध्यक्षीय भाषण में कहा गया, क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं यदि भारत गुलाम रहे? वह अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि सभी महान सुधारों का आधार है, के बारे में चुप कैसे रह सकते हैं?
यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था, इसका विरोध भी किया जा सकता था। चलो हम उन विशेषताओं का स्मरण करें जो सामाजिक आंदोलनों को चिह्नित करती हैं। इनमें संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी समझ तथा जन मुद्दों पर परिवर्तन लाने का लक्ष्य था। सम्मिलित रूप से ये एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुए जहां महिलाओं के मुद्दों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। कृषक संघर्ष तथा क्रांतियां, प्राय यह माना जाता है कि केवल मध्य वर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करती हैं। संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को याद करना रहा है। औपनिवेशिक काल में जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। बंगाल में तिभागा आंदोलन, निजाम के पूर्व शासन का तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष तथा महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति के बंधुआ दास्तव के विरुद्ध क्रांति ये कुछ उदाहरण हैं। 1947 के बाद एक मुद्दा जो प्राय उठाया जाता है कि यदि 1947 के पहले महिला आंदोलन एक सक्रिय आंदोलन था तो बाद में उसका क्या हुआ। इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी महिला प्रतिभागी राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में संलग्न हो गई। दूसरे लोग विभाजन के आघात को इस ठहराव का उत्तरदायी मानते हैं। 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। कुछ लोग इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि बहुत सी चिंताएं उसी प्रकार बनी रही। फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधाराओं दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलनों में वृद्धि हुई। संगठनात्मक परिवर्तनों के अलावा कुछ नए मुद्दे भी थे जिन पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए। आपने देखा होगा कि स्कूल के प्रार्थना पत्र में पिता तथा माता दोनों के नाम होते हैं। यह सदैव सत्य नहीं था। इसी प्रकार महिलाओं के आंदोलनों के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए हैं। भू स्वामित्व व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई, यौन उत्पीड़न तथा दहेज के विरुद्ध अधिकारों की मांग के साथ लड़ी गई है। इस बात की मान्यता भी बढ़ रही है कि स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग पहचान द्वारा बाध्य हैं। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को लगता है कि उन्हें ताकतवर तथा सफल होना चाहिए। स्वयं को भावनात्मक रूप से प्रकट करना पुरुषोचित नहीं है। तब यह विचार आता है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को स्वतंत्र होने का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। निस्संदेह यह इस विचार पर निर्भर है कि सच्ची स्वतंत्रता का अपनी इच्छा अनुसार बढ़ना तथा विकास तभी संभव होगा जब कोई अन्याय न हो। जेंडर दृष्टि से समतावादी समाज मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि वे बहुउद्देशीय भूमिकाओं का सफलता से निर्वाह कर सके एवं यौनिक अनुपात का संतुलन से ऐसे दो कारक हैं। हाल ही में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास है जो लैंगिक दृष्टि से समतावादी समाज को मूर्ति रूप देने में सहायक होगा। निष्कर्ष, अब जब हम पुस्तक के अंत में पहुंच चुके हैं, कदाचित यह प्रासंगिक होगा कि हम पुनः वहां वापस जाएं जहां हमने कक्षा 11 में समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक से प्रारंभ किया था। हमने व्यक्ति तथा समाज के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों की चर्चा से शुरुआत की थी। सामाजिक आंदोलन कदाचित इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूह अपनी दशा को परिवर्तित करना चाहते हैं। ये संगठित होते हैं तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। अब हमारा एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 11th और 12th कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।